हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th के बाद किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं जिसमें केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, या फिर ये वीडियो में जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। तो हर एक चीज़ जो है वो एटम्स की बनी हुई है। तो एटम जो होता है वो एक सर्कुलर मतलब शेफेरिकल टाइप होता है। शेफेरिकल जैसे एक बॉल है, जैसे लेदर की बॉल के अंदर एक पत्थर होता है ना, वैसे ही एटम के अंदर भी एक सॉलिड मास है। सारा मास सेंटर में इकट्ठा हुआ है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस मैंने बनाया है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, बट न्यूट्रॉन सबसे हैवी होता है वेट में। इसीलिए न्यूक्लियस का भार अगर पूरे एटम के कंपैरिजन में मैं बताऊं तो न्यूक्लियस का वेट ज़्यादा होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया नो चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं कहूं कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेट, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण न्यूक्लियस पे ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो एटम को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडल भी दिए हैं। एटम का सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया, जिस टाइप के मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन टाइप ऑफ मॉडल भी कहते हैं। जो उनका मॉडल था बेसिकली उसमें उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, और उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी। उसके बाद जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए एटॉमिक मॉडल में उन्होंने सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताया। तो उसके बाद उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। हालांकि रदरफोर्ड ये साबित नहीं कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे तो उनकी एनर्जी में लॉस होगा, तो वो कैसे घूमेंगे, इस बात को वो साबित नहीं कर पाए। ऐसा क्लार्क मैक्सवेल ने पॉइंट आउट किया। इसके बाद जो एटम का मॉडल है वो नील बोहर नाम के विज्ञानी ने दिया। उन्होंने अपनी थ्योरी जो दी उसका नाम है नील बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी हाल ही में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो दिया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म में। तो अभी के लिए जो समझने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स में चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई एक हम फिक्स्ड लाइन के ऊपर पाथ नहीं कह सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, कभी वो न्यूक्लियस के थोड़ा नज़दीक और न्यूक्लियस के कभी दूर जाता है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ज़्यादा शेल्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसा जो है वो एटम का एक्चुअल में श्रोडिंगर, अगर मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेस पे बात करूं तो एटम कुछ ऐसा होता है। तो आगे स्लाइड में जो लिखा है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन दी सेंटर ऑफ एटम।
ये जो सेंटर है इसको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। तो आगे, जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ऐसा वेरियस साइंटिस्ट नील बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में भी बताया है। उन्होंने बताया है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स, सिर्फ वही रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रॉन चलेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होगा। अभी के लिए अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने बताया है कि कुछ ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, अगर उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। हाल ही में आप एक बार इतना समझ सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं, उनके ऊपर चलने पे उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं तो आगे लिखा है एलिमेंट्स। तो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में सुनते हैं। डेली लाइफ में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम एक एलिमेंट है। हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो ऐसे ही वेरियस एलिमेंट्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी एलिमेंट्स के नाम हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो ये सारे एलिमेंट्स के नाम हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनका एक एटम लेंगे, हर एक एलिमेंट का, अगर हम हाइड्रोजन का एटम लेंगे तो उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा। ऐसे ही अगर हम हीलियम का लेंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे। एक बात मैं आपको दोबारा फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि एक जो हमारे पास एटम होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। हमेशा जितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। हालांकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बिल्कुल सेम रहेगा। जितने किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होगा। जो न्यूक्लियस है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन बेसिकली जब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए जो न्यूट्रॉन है वो उनकी रिपल्शन को कम करते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो उनकी रिपल्शन को कम करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। जैसे कि आप देखेंगे, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो इसका किसी के साथ रिपल्शन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर आपको न्यूट्रॉन मिलेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन का फंक्शन है वो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन को कम करना है। जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ एक ही होगा। तो एज ए होल जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। आगे चलते हैं। तो मैं एलिमेंट्स के बारे में बता रहा था। आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो हर एक जो एलिमेंट है उसका एटम अपने आप में यूनिक होगा। अगर आप हाइड्रोजन के एटम को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप हीलियम को देखेंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे। अगर आप लिथियम को देखेंगे तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन होंगे। तो ऐसे मैं बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम आपको बता सकता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अभी मैं 10 तक बता रहा हूँ आपको। अगर आप हाइड्रोजन का एटम लेंगे तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन,
हीलियम का लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, लिथियम का लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, बेरिलियम का लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। सिमिलरली बोरोन का लेंगे तो 5 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर और 5 ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा या कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप बन सकते हैं। कार्बन का अगर हम कार्बन का एटम देखेंगे, कार्बन के एटम के अंदर प्रोटॉन आपको 6 ही मिलेंगे और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 6, 7, 8 कितनी भी हो सकती हैं। एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप होते हैं, एक से ज़्यादा, और बहुत सारे के नहीं होते। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिर्फ एक ही मोनो आइसोटोपिक है, इसके 9 प्रोटॉन जो होंगे, 9 प्रोटॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो 10 होंगे। इसका और कोई वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फ्लोरीन एक मोनो आइसोटोपिक है। हालांकि कार्बन में आप देखेंगे 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन आपको 6 भी मिलेंगे, 7 वाला भी एटम मिलेगा, 8 वाला भी मिलेगा। हालांकि नेचर में आपको जो कार्बन मिलेगा उसमें ज़्यादातर जो एटम मिलेंगे वो 6 न्यूट्रॉन वाले ही मिलेंगे। अगर उसमें 7 न्यूट्रॉन या 8 न्यूट्रॉन होंगे तो वो बहुत कम आपको नेचर में देखने को मिलेगा। जो जिस कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, उस कार्बन का यूज किसी भी प्लांट की एज को पता लगाने के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा 6 कार्बन 14 का यूज जो है किसी भी एंशियंट जो हम देखते हैं जिसमें कार्बन है, कार्बन डेटिंग मेथड में इसका यूज उस चीज की एज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सिमिलरली वापस आते हैं हम उसी टॉपिक पे। हाइड्रोजन का एटम होगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होगा। हीलियम का अगर एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे। लिथियम का एटम है तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन होंगे। बेरिलियम का है तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन होंगे। बोरोन का अगर हमारे पास एटम है तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कार्बन का है तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन का है तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन का है तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फ्लोरीन का और नियोन, जैसे कि नियोन में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये सभी एलिमेंट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मोर देन 100 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक सिंबल है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है। इसी तरीके से सोडियम का जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबल वो Na से किया जाता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 है। एटॉमिक नंबर का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं। न्यूट्रॉन का नंबर हालांकि ज़्यादा भी हो सकता है। आपको न्यूट्रॉन का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे। कैन यू फाइंड इट ऑन द टेबल? हाउ कम इट इज कॉल्ड सोडियम but its chemical symbol is sodium? Sodium, like many other elements, got its symbol from its Latin word nerium. ये लेटिन के वर्ड हैं। अदर एग्जाम्पल्स आर मर्करी, आयरन, पोटाशियम। हर एक एलिमेंट के अपने सिंबल दिए गए हैं। जैसे मर्करी का Hg है, आयरन का Fe है, सिमिलरली पोटाशियम का K है। ऐसे ही सभी को अपने अपने नंबर दिए गए हैं। अब एलिमेंट को जब हम दिखाते हैं, यूजली जैसे इस डायग्राम में नीचे एटॉमिक मास दिखाया है, ऊपर एटॉमिक नंबर दिखाया है। यूजली ज़्यादातर बुक्स में एटॉमिक मास को ऊपर दिखाते हैं, हालांकि आप कैसे भी दिखा सकते हैं, बट आपको ज़्यादातर बुक्स में ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा है ऐसे देखने को मिलेगा। अगर आप यूरेनियम का छोटी क्लासेस में देखते हो 10th में 8th में, तो आपको 92 यूरेनियम 235 ऐसे देखने को मिलेगा। नीचे इसका एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, और इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, वो तो बराबर ही होते हैं हमेशा। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि एटॉमिक मास जो होगा उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
हमें इसमें दोनों को देखना है। तो दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। अकेले प्रोटॉन का नंबर होगा जो, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में हमें ये एक एवरेज आउट करके लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन है हमारे पास 8, और यहाँ पे 8 ही मान लो इसमें प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। तो ये हो गया 8 ऑक्सीजन 16। मान लो कोई मुझे और एटम मिला ऑक्सीजन का, उसमें 8 है प्लस प्रोटॉन कितने हैं 9, तो ये कितना बन गया 8 ऑक्सीजन 17। ऐसे ही ये भी हो सकता है किसी एक में कोई एक एटम मुझे 1000 में से ऐसा मिल जाए जिसमें 10 न्यूट्रॉन हो, ऐसा भी हो सकता है। पर होगा ये कि 1000 में से कोई एक ही मिलेगा। 1000 में से 990 में तो मुझे ये वाला मिलेगा, बहुत कम में ऐसा मिलेगा, और उससे भी कम में ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं ये नेचुरल अबंडेंसेस के वो नेचर में किस तरीके से पाए जाते हैं उनका एक एवरेज ले लूं, तो एवरेज के आधार पे बात करूं तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे उनका एवरेज लेके ये फ्रैक्शन में बात की है। वैसे प्रैक्टिकली आप ये नहीं कह सकते कि प्रोटॉन आधा होता है या न्यूट्रॉन आधा होता होगा, ऐसा लिख दिया होगा। एक एवरेज आउट किया गया है कि नेचर में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं उनमें न्यूट्रॉन कितने कितने मिलते हैं। हालांकि इस स्टेज पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फ्रैक्शन को भूल जाइए। अभी के लिए आप इसको 16 ही मानिए। अभी के लिए आप मानिए कि इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, क्योंकि अभी ये बेसिक चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements केमिकली कंबाइंड इन ए स्पेसिफिक रेशियो और प्रोपोर्शन। जैसे पानी का अगर मैं बात करूं तो H2O है, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में है, 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लगे होते हैं, उनको हम कंपाउंड कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स, वाटर, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हैं। ऐसे ही ये शुगर है, जो हम कॉमन शुगर यूज़ करते हैं वो है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड्स की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत